नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने PSIR लेक्चर में। आज हम देखेंगे रिवॉल्यूशन के बारे में, जो एरिस्टोटल की थ्योरी है जिसमें वो बात करते हैं काउजेज एंड रिमेडीज ऑफ रिवॉल्यूशन। आपको मैंने पहले ही बताया था कि ग्रीक जो सिटी स्टेट है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी थी, और ये इनस्टेबिलिटी के कारण ही फ्रीक्वेंट चेंज होते थे किसमें, गवर्नमेंट्स में, और इनस्टेबिलिटी के कारण अच्छे तरीके से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो एरिस्टोटल ने स्टडी किया और उन्होंने रियलाइज़ किया कि जो इनस्टेबिलिटी है उसका मेन कारण क्या है, रिवॉल्यूशन है। तो हम देखेंगे कि इनस्टेबिलिटी इनका एक मेजर थ्रेट रहा है। इनस्टेबिलिटी, और ये इनस्टेबिलिटी किसके आउटकम मानते हैं कि फ्रीक्वेंट अगर रिवॉल्यूशन हो रहा है तो वो सरकारों को अस्थिर कर देंगी और बार बार सरकार चेंज होती रहेगी। तो पहला ये क्या कारण मानते हैं, इनस्टेबिलिटी का रिवॉल्यूशन, और इसी के बारे में वो स्टडी करते हैं और फिर एक समग्र एक काउजेज लेकर आते हैं और उसका रिमेडीज़ लेकर आते हैं। यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो प्लेटो जो है, जो हमने प्लेटो में देखा था, वो भी इनस्टेबिलिटी को, ग्रीक स्टेट की इनस्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न थे, और उन्होंने इसकी रिमेडीज़ एक रेडिकल रिमेडीज़ ढूंढा था, रेडिकल चेंजेस लाकर सोसाइटी में। और उन्होंने फिलोसोफर किंग के बारे में बात की थी, और वो बोलते हैं कि जब फिलोसोफर किंग की जो सत्ता होगी उसमें कोई रिवॉल्यूशन नहीं होगा, सब सेटिस्फाइड रहेंगे और एक जस्टिस का काम करेगा। लेकिन उसके उलट जो एरिस्टोटल हैं वो क्या समझ रहे हैं, वो इनस्टेबिलिटी को आउटकम मान रहे हैं रिवॉल्यूशन का, और इसके लिए जो वो रेमेडीज बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से एग्जिस्टिंग सोसाइटी में ही हम उस चीज़ को दूर कर सकते हैं, इनस्टेबिलिटी को दूर कर सकते हैं, रिवॉल्यूशन को दूर कर सकते हैं। और ये सबसे पहला जो कारण बताते हैं रिवॉल्यूशन का, वो बताते हैं डिससेटिस्फैक्शन एमंग द पीपल, यानी कि लोगों में जो डिससेटिस्फैक्शन का जो उत्पन्न हुआ है वही जो पहला कारण है रिवॉल्यूशन का, और सारी कारणों का जड़ यही है डिससेटिस्फैक्शन। लोगों के मन में डिससेटिस्फैक्शन किस वजह से जाग सकती है, इसके बारे में हम लोग जब स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे काउजेज अपने आप ही यहाँ पर काउजेज आपको पता चल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल, आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, कोई काम करवाना है आपको, और आप वहाँ ऑफिस में जाते हैं और वहाँ आप पाते हैं कि जो ऑफिसर्स वहाँ पर बैठे हैं वो करप्ट बैठे हुए हैं, और ये करप्शन के कारण क्या हो रहा है, आपका काम नहीं हो रहा है। चाहे आपके सोसाइटी में सड़क का काम हो या बिजली का काम हो या नाली का काम हो, ये सारी जो तमाम चीज़ों की जो काम होता है वो गवर्नमेंट के थ्रू होता है। और अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में करप्शन बहुत ज़्यादा है तो वो काम इफ़िशिएंटली नहीं हो पाएगा और बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग रहेगा। जो अलॉटमेंट होगी मनी की, वो मनी वो लोग खुद ही अपने आपस में बांट लेंगे और एक तरह से ये करप्शन को जन्म लेगा। तो पहला जो कारण क्या हो रहा है कि डिससेटिस्फैक्शन किसके कारण हो रहा है, तो करप्ट ऑफिशियल्स के कारण, करप्ट ऑफिसर्स के कारण। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉजेज़ में हम लिख सकते हैं कि करप्ट ऑफिशियल्स। सेकंड, अगर हम कारण ढूंढने जाएं तो हम ये भी देख सकते हैं कि अगर जो लोगों में डिसकंटेंट की भावना क्यों आ रही है, हो सकता है कि उनको इनसिक्योरिटी फीलिंग हो। किस तरह से इनसिक्योरिटी फीलिंग, कि उन्हें ये रियलाइज हो कि वो पावर में नहीं है, दे आर पावरलेस, और उनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, चाहे वो किसी भी वजह से हो सकता है या किसी लॉ के फॉर्मेशन से हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अभी हमने देखा फार्म लॉज, जो 3 कृषि कानून आए हुए थे, उसके लिए बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशन हुआ, एक मूवमेंट खड़ी किया किसानों ने, और अंततः गवर्नमेंट को ये चीज़ का घोषणा करना पड़ा कि हम 3 जो फार्म लॉज हैं उसको वापस लेते हैं। तो यहाँ भी हमने क्या देखा कि एक रेवोल्यूशन का सहारा ले रहे हैं लोग। अब वो रेवोल्यूशन क्यों उत्पन्न हुआ, अगर हम 3 फार्म लॉज के बारे में देखेंगे तो हम पाएंगे कि वहाँ पर कुछ सेक्शन ऑफ जो सोसाइटी है वो डिसऑनर फील कर रहा था। तो डिसऑनर क्यों फील कर रहा था, क्योंकि उनसे पूछकर वो कानून नहीं बनाया गया, बहुत सारी विसंगतियां भी हैं कानून में, उसके वजह से भी ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन जो सबसे पहला कारण क्या आ रहा है कि डिसऑनर, वो बार बार यही बात कर रहे हैं कि हमारे लिए आप कानून लाए हैं और हमसे आपने बात नहीं की। यानी कि जो सबसे पहले जो कारण आ रहा है दिमाग में, वो क्या आ रहा है, डिसऑनर की और डिसपावरमेंट की। तो
जो हम लोग देखते हैं कि सेकेंड रीज़न हम बोल सकते हैं कि जो लोगों में के माइंड में जो डिसऑनर की भावना है, यानी कि हार्म ऑफ देयर ऑनर, और फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस, इसके कारण भी क्या हो रहा है कि ये रिवॉल्ट का एक कारण बन रहा है, रिवॉल्यूशन का कारण बन रहा है। तीसरी बात अगर हम देखें कि रिवॉल्ट कहाँ कहाँ हो सकता है, तो अगर अपने आज के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं मॉडर्न एज में जो हमारा जो इंडिया है, आप देखें कि ज़्यादातर जो रिवॉल्यूशन कहाँ पर हो सकता है, ज़्यादातर जो इनस्टेबिलिटी है वो आप लोग देखते होंगे। तो जैसे कि ये मैप है इंडिया का, एक रफ मैप अगर मैं खींचूँ, ये हमारा जम्मू कश्मीर और यहाँ से हम लोग का नॉर्थ ईस्ट जो बनता है। अब हम देखें कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी की खबरें आती रहती हैं, इनसिक्योरिटी इंसर्जेंसी की खबरें आती रहती है। नॉर्थ ईस्ट में भी आप लोगों ने देखा होगा जो नागा वाला जो इशू चल रहा है या गोरखालैंड का इशू चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपने देखा होगा केरला वगैरह में देखा होगा द्रविडियन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो आप देख रहे हैं कि दिल्ली से जो जितना दूर है वहाँ पर वो रिवॉल्यूशन ज़्यादा करके आ रहा है, भले ही वो फिर रिवोल्ट करके दिल्ली में आकर अपनी मांग करे, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सेपरेशन मूवमेंट चल रहा है। गोरखालैंड में भी एक सेपरेशन मूवमेंट चल रहा है। उसके बाद फिर द्रविडियन मूवमेंट यहाँ चला था कुछ समय में। यहाँ पर इक्ष्वाकु जो लोग हैं वो भी मांग कर रहे थे। उसके बाद इंसर्जेंसी की खबरें आती रहती है जम्मू कश्मीर से। कहने का मतलब है कि अगर आपकी टेरिटरी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वहाँ से भी क्या होती है, इंसर्जेंसी की खबरें आने लगती है और रिवोल्ट का कारण बनता है। तो एक्सपेंशन ऑफ जो टेरिटरी है एक हद से ज़्यादा ये रिवोल्ट का कारण बन जाता है। आपने देखा होगा, अगर आपने हिस्ट्री में एमबीटी को पढ़ा होगा, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कहा जाता है कि वो दिल्ली में पहले उनकी राजधानी थी, उसके बाद फिर उन्होंने चेंज करके दौलताबाद उन्होंने कर दिया था, क्योंकि वो साउथ पर नज़र नहीं रख पा रहे थे। जब वो दौलताबाद आए तो उनसे नॉर्थ नहीं संभला गया और इस तरह से पूरी तरह से रिवोल्ट हो गया। आप याद कीजिए औरंगजेब का शासनकाल, औरंगजेब ने अपनी एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा कर लिया था, बाउंड्रीज की एक्सपेंशन, यहाँ तक कि जो अकबर के टाइम में जितने टेरिटरी थे इंडिया की उससे भी ज़्यादा उन्होंने बढ़ा लिया था और साउथ के भी बहुत सारे इलाकों को उन्होंने एक्वायर कर लिया था। लेकिन क्या हुआ कि इतनी बड़ी शासन को उन्होंने संभाल नहीं पाया और यहाँ पर साउथ में रिवोल्ट खड़ा हो गया उनके खिलाफ। ठीक है, तो ये सब हम देख रहे हैं कि एक रिवॉल्यूशन इसके कारण भी हो सकता है कि आपकी बाउंड्रीज का जो लिमिटेशन है वो बढ़ गया, एक्सटेंशन ऑफ योर बाउंड्रीज क्रॉसेस अ लिमिट। तो यहाँ पर हम लोग तीसरा कारण भी देख सकते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ बाउंड्री और टेरिटोरी। ठीक है, तो ये भी एक कारण बन सकता है रिवॉल्यूशन का। तीसरी चीज़ ये बताते हैं ये कि अगर डिससेटिस्फेक्शन किसी में है, अगर किसी लॉ के प्रति डिससेटिस्फेक्शन है तो उसको जल्द से जल्द सुधार लेना चाहिए। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग पीरियड तक सस्टेन हो। तो लॉन्ग पीरियड तक सस्टेन होने के कारण क्या होता है कि लोग आपस में ऑर्गेनाइज हो जाते हैं और फिर एक रिवॉल्यूशन का शक्ल ले लेता है। तो अगर किसी डिसकंटेंट को जल्दी से जल्दी उसको टैकल नहीं किया गया, एक माइनर भी चेंजेज हो, वो बताते हैं, स्टेट्समैन को बताते हैं, रेमेडीज में हम लोग देखेंगे कि वो स्टेट्समैन को सलाह देते हैं कि अगर माइनर चेंजेस भी हो रहा है तो उसे भी आपको जल्दी से जल्दी टैकल करना चाहिए। अगर आपने देरी किया तो क्या होगा, लोग इकट्ठे होंगे, ऑर्गेनाइज होंगे और फिर रिवॉल्यूशन खड़ा हो जाएगा और रिवॉल्यूशन के कारण इनस्टेबिलिटी आएगी और इनस्टेबिलिटी के कारण क्या होता है कि गवर्नमेंट में चेंजेज आ जाता है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी या फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन से दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में लोग चेंज हो जाएंगे, गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, एक पार्टी का रूल ना होकर दूसरा पार्टी आ जाएगी। तो इस तरह से हो सकता है। तो
और भी कारण हो सकते हैं रिवॉल्यूशन के, और अरिस्टोटल ने और भी कारण गिनाए हैं जो कि धीरे धीरे आपको आगे के लेक्चर में भी आपको समझ में आएगा। अभी हम लोग देखते हैं 3 से 4 कारण आप देख सकते हैं कि ये रिवॉल्यूशन का इन्होंने कारण बताया था। मेजर जो रिवॉल्यूशन का कारण था वो डिससेटिस्फैक्शन ही था और डिसकंटेंटमेंट था। इन्होंने बोला था कि जो रिवॉल्यूशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो सेडिशन होता है। तो सेडिशन इज फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज सेडिशन। सेडिशन कहने का मतलब हुआ कि आजकल देखते हैं कि गवर्नमेंट अगर कोई भी कुछ बोल देता है, जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है, लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है तो उसको सेडिशियस माना जाता है और सेडिशन के उन पर चार्जेस लगा दिए जाते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मैकॉले के टाइम में ये कानून लेकर आए थे सेडिशन का, जो कि अभी तक चल रहा है। और ये जो है सेक्शन आईपीसी सेक्शन 124A में अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें दिया गया है सेडिशन का चार्जेस। होता क्या है कि अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं, गवर्नमेंट के विरुद्ध आप कोई एक ऑर्गेनाइजेशन एकत्रित लोगों को एकत्रित करना चाहते हैं, तो वो सब सेडिशियस में आता है। और जो पहला स्टेप जो अरिस्टोटल ने बताया कि रिवॉल्यूशन का जो पहला स्टेप होगा वो क्या होगा, सेडिशन ही होता है। यानी कि पहले लोगों में जो डिसकंटेंट हुआ तो लोग उसको स्प्रेड करेंगे, वो गवर्नमेंट के खिलाफ बातें होना शुरू होगी। इसीलिए कोई भी गवर्नमेंट आज के प्रेजेंट डे में भी, मॉडर्न डे में भी गवर्नमेंट डरती है कि उसके खिलाफ अगर कहीं बातें हो रही है। अगर कोई ऐसा इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है कि जो समाज पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखता है, जिसको लोग सुनते हैं, जिसको लोग फॉलो करते हैं, अगर वो ऐसी बातें कर रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ, तो गवर्नमेंट तुरंत एक्शन लेती है। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दिया गया है आर्टिकल 19A के तहत, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट इसको अपने खिलाफ मानती है और इस पर चार्जेस, आपने देखा होगा बहुत सारे चार्जेस लगाए जाते हैं। तो ये भी अरिस्टोटल भी मानते हैं कि रिवॉल्यूशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, सेडिशन है। ठीक, अब हम बात करते हैं रिमेडीज की। तो रिमेडीज आप यहाँ पर देखें कि जो पहला जो रिमेडीज का क्या होगा, यहाँ पर आप जो मेजर रीजन जो आप लिख सकते हैं कॉजेज में, क्या था मेजर रीजन, डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो ये जो रिमेडीज बताएंगे उसमें क्या बताएंगे, ये कि डिससेटिस्फैक्शन को प्रिवेंट करना ही क्या होगा, रिमेडीज हो जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। एरिस्टोटल बोलते हैं कि अगर आपको रिवॉल्यूशन को प्रिवेंट करना है, रिवॉल्यूशन नहीं होने देना है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो डिससेटिस्फैक्शन की जो भावना है जो जनता में, उसको आप दूर कीजिए। और स्मार्ट होना चाहिए स्टेटमेंट को ऐसा कि वो सिंगल एक माइनर चेंजेस भी अगर कहीं पे हो, एक माइनर डिसकंटेंट भी कहीं दिखाई दे, तो उसको सबसे जाकर सप्रेस करे। अगर वो सक्सेसफुल सप्रेस कर दिया गया तो रिवॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन अगर वो सक्सीड कर गया, उनका जो भी स्टार्ट हुआ है माइनर लेवल पर, तो क्या हो जाएगा, वो एक रिवोल्ट का शक्ल ले लेगा। अब ये डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है कि एक पार्टिकुलर एक खास ग्रुप में हो, एक स्मॉलर ग्रुप में हो, या फिर एक लार्जर ग्रुप में हो। तो आपको दोनों का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि अगर आपने देखा कि कुछ लोग ही सिर्फ इसकी मांग कर रहे हैं और आपने उसको टालते गए, तो फिर क्या होगा कि वो बहुत बड़ा शक्ल ले लेगा रिवॉल्यूशन का। क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतेगा उसका लोग एक दूसरे से बातें ज़्यादा बीतेंगी और वो ज़्यादा स्प्रेड होगा रिवॉल्यूशन। अभी फार्म लॉज का मैं फिर से एग्जांपल लेना चाहूँगा। उसमें कुछ ही लोग, पहले गवर्नमेंट बोल रही थी कि ये कुछ ही लोग हैं जो कि ये मांग कर रहे हैं जो कृषि कानून जो आया है उसको रिपील करने का, लेकिन आपने देखा कि ड्यूरेशन कितना बढ़ गया। अभी ये बस 1 वर्ष ही मनाने वाले हैं अपने रिवॉल्यूशन का, जो 3 फार्म लॉज के अगेंस्ट जो मूवमेंट खड़ा हुआ। आप देखें कि इतने ड्यूरेशन में क्या हो गया, वो बहुत ज़्यादा बड़ा शक्ल ले लिया और उन्होंने अलग अलग जगहों पर पंचायत करना शुरू किया और अपने मूवमेंट को स्प्रेड कर दिया। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि अगर स्मॉलर भी चेंजेज अगर कहीं हो, इसलिए अरिस्टोटल बोलते हैं कि अगर स्मॉल ग्रुप में भी डिससेटिस्फैक्शन हो तो उसको भी टैकल किया जाना चाहिए। ठीक, दूसरी बात ये बोलेंगे कि हमें क्या करना चाहिए कि लोगों को एजुकेट करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपने कोई कानून बनाया, ठीक है, आपने कोई कानून बनाया, तो उसको आप लोगों को एजुकेट कीजिए
कि वो लोग उसको समझे। अगर नहीं समझेंगे तो वो डिसकंटेंट की भावना आएगी ही आएगी। और तीसरी बात ये बोलते हैं कि अगर आप कोई कानून बनाने जा रहे हैं तो सबसे पहले लोगों का कंसेंट लीजिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि उनको पता रहे कि ये तो हमसे ही पूछकर कानून बनाया गया है, तो वो उसके अगेंस्ट रिवोल्ट नहीं करेंगे। तो ये भी एक रेमेडी है कि लोगों को शामिल करें कानून के फॉर्मेशन में, या फिर अगर आपने कोई बिल या फिर कोई कानून लेकर आ रहे हैं, उसका ड्राफ्ट तैयार किया है, तो पब्लिक हियरिंग के लिए रखिए। और आजकल के जो मॉडर्न हम लोग जो एज देख रहे हैं, तो यहाँ भी इसको फॉलो किया जा रहा है। अरिस्टोटल ने बहुत पहले ही बोल दिया था कि ऐसा किया जाना चाहिए। और आज भी हम लोग देख रहे हैं कि अगर सबसे पहले कोई बिल ड्राफ्ट होता है तो उसको बहुत दिनों तक लोगों के पब्लिक में रखी जाती है और लोगों से ओपिनियन लिया जाता है कि कहाँ पे हम सुधार कर सकते हैं, कौन सा जो क्लॉजेज है उस पर आपको आपत्ति है, ये सब के बारे में एक लोगों से राय लिया जाता है। एक पब्लिक हियरिंग के लिए उसको ओपन किया जाता है। उसमें क्या होता है, फिर जो अलग अलग जो इंटेलेक्चुअल्स हैं पेपर में लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, आर्टिकल्स के थ्रू हमारे तक पहुंचता है, लोगों तक पहुंचता है। फिर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो फिर जाकर स्प्रेड करेंगे, चौपाटी पर बैठ के कहीं भी जाकर डिस्कशन होगा। तो इस तरह से लोगों को आगे से पता होता है कि ये कानून आने वाला है। तो ऐसा एक शॉकिंग की तरह नहीं होता है कि हाँ कि कानून आ गया और फिर लोग बिल्कुल एकदम शॉक में हैं और बिल्कुल डिसऑनर फील करने लगे और फिर वो रिवोल्ट खड़ा कर दे। तो यू शुड गिव ए प्रॉपर टाइम। और हमेशा ही ख्याल रखना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो रूलर है वो लोगों के कंसेंट लेकर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है या फिर कोई लॉ लाना है, लोगों के कंसेंट के अनुसार करे, नहीं तो रिवॉल्यूशन के चांसेस ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल जो अरविंद केजरीवाल हैं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे भाषण में इस चीज़ का एग्जांपल लेते हैं और इस चीज़ को वो अपने एक टूल की तरह यूज करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं पहले जनता के पास जा रहा हूँ और जनता से पूछूंगा, इन्होंने ही कहा है मुझे ऐसा करने के लिए। आपने उनके भाषण में देखा होगा। तो बहुत टैक्टिस मतलब कि टैक्टफुली जो वो एक चीज़ वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि ये जो हम आपसे ही पूछा और हाँ आपने अगर आप बोलोगे तो मैं गवर्नमेंट फॉर्म करूँगा। याद कीजिए 2013 में जब उनको गवर्नमेंट फॉर्म करनी थी दिल्ली में, तो उन्होंने बोला कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जनता ने मुझे बोला है कि हाँ आप इलेक्शन लड़ो। नहीं तो उससे पहले क्या थे, वो अन्ना हजारे के आंदोलन में थे और उसके बाद फिर वो दिल्ली के सीएम बने। तो इस तरह से ये टैक्टिस होता है। एक रूलर के पास, एक स्टेटमेंट्स के पास होना चाहिए कि वो लोगों को पहले जोड़े, लोगों को एजुकेट करे। यहाँ पर आप जो इनकी थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी है उसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि एजुकेशन का। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये बोलते हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है वो कॉमन यूज के लिए खोल देने चाहिए, ताकि क्या होगा कि लोगों में आपस में कॉर्पोरेशन होगा, गवर्नमेंट के प्रति एक नज़रिया बदलेगा गवर्नमेंट के, क्योंकि वो पब्लिक यूज के लिए है तो पब्लिक गवर्नमेंट से खुश रहेगी, सेटिस्फाइड रहेगी और उनको इनजस्टिस की भावना नहीं आएगी। क्योंकि कभी हो सकता है कि ये बताते हैं कि मेजर जो काउजेज है ना वो इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ नहीं है। इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ को ये थोड़ा सा अलग करके देखते हैं काउजेज से रिवॉल्यूशन का, लेकिन ये टोटली इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ को डिस्कार्ड भी नहीं करते हैं। ये आप बिल्कुल नोट कर लें इस बात को कि ये काउजेज में इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ को टोटली डिस्कार्ड नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि इनइक्वालिटी उतना बड़ा कारण नहीं है। कारण क्या है, पावर का एज्यूम करना। लोगों में पावर एक्वायर करने की अगर भावना आ जाए कि नहीं कि मुझे पावर चाहिए, तो वो रिवॉल्यूशन का कारण बनता है। ठीक है, तो इसलिए हमने ये देखा था ऑनर और पावरलेसनेस, जो फीलिंग ऑफ पावरलेसनेस थी। लेकिन अगर मान लीजिए कि बहुत एक शॉर्ट ड्यूरेशन में और वेल्थ की जो डिवीज़न है वो प्रॉपर नहीं हुई है, गैप बहुत ज़्यादा हो गया है, रिच पीपल ज़्यादा हो गए हैं और कम जो पुअर पीपल हैं वो भी क्या हो रहे हैं कि दोनों में डिवीजन ज़्यादा हो गया, गैप ज़्यादा हो गया है। एक बहुत ज़्यादा रिचेस्ट हो गया है और एक बहुत ज़्यादा गरीब हो गया है। तो गरीब लोग क्या देख नहीं सकते हैं, उनको एक इनजस्टिस की भावना आएगी कि वो कैसे इतना ज़्यादा अमीर हो गया है। ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टी की सरकार और उनकी मिली भगत चल रही है। तो ऐसा लोगों में एक डिसकंटेंट की भावना आ जाएगी, जिससे कारण क्या हो जाएगा, रिवोल्ट हो जाएगा। तो ये सब जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये काउजेज में, ये सब हम अपने आंसर में लिख सकते हैं कि काउजेज का। तो ये बोलते हैं कि इसलिए बोलते हैं कि मिडिल क्लास का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एजुकेट करना, और इसमें क्या है कि प्रॉपर्टी में कॉमन यूज के लिए खोलना चाहिए किसको, प्राइवेट प्रॉपर्टी को, ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जिससे क्या होगा, लोगों में सरकार के प्रति नज़रिया बदलेगा और एक कॉरपोरेशन की भावना आएगी। तीसरी बात जो इन्होंने बोला कि मिडिल क्लास सबसे अच्छा होता है टू प्रिवेंट
टू प्रिवेंट रिवॉल्यूशन, कि अगर किसी भी सोसाइटी में अगर मिडिल क्लास एक का तबका ज़्यादा बड़ा है तो रिवोल्ट होने की चांसेस कम होंगे, क्योंकि पुअर पीपल के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है ना, तो वो रिवोल्ट आसानी से कर सकता है। मिडिल क्लास एज ए बफर जोन काम करता है, रिवॉल्यूशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला कि गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए अमीर और गरीब में, और गैप भी छोटे ड्यूरेशन में नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि एक साल में ही हो, ये ना हो जाए कि जो अमीर था वो बहुत ज़्यादा अमीर हो गया है और जो गरीब है वो बहुत ज़्यादा गरीब हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप अपने करंट अफेयर में पढ़ते होंगे, ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आती है, ऑक्सफैम इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आती है जो कि इनइक्वालिटी को जज करता है, इनइक्वालिटी पर एक रिपोर्ट निकालता है। उसके मुताबिक जो 70% जो अपनी कंट्री का 77% जो अपनी कंट्री का जो वेल्थ है वो सिर्फ और सिर्फ 10% लोगों के हाथों में है। तो देखिए इससे क्या होगा, डिसकंटेंट ज़्यादा बढ़ेगा पुअर पीपल में। तो ये भी आप देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं कि रेमेडीज़ में कि मिडिल क्लास का होना ज़रूरी है, पब्लिक को एजुकेट करना ज़रूरी है, पब्लिक्स का विल लेना ज़रूरी है, कंसेंट लेना ज़रूरी है। उसके बाद फिर आपको जो ये डिससेटिस्फैक्शन को उसको प्रिवेंट करना ज़रूरी है, माइनर जो चेंजेस हो रहे हैं उसको भी टैकल करना ज़रूरी है। तो ये सारे रेमेडीज इन्होंने बताए, ठीक है। तो ये हो गया, ये रिवॉल्यूशन का कॉजेज एंड रेमेडीज़ देखा। अब आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अपने लोअर क्लासेस में, अगर आपके पास ह्यूमैनिटीज़ है या फिर आप आगे भी पढ़ेंगे PSIR में, कार्ल मार्क्स के बारे में आपने सुना होगा। कार्ल मार्क्स ने भी थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन दिया और रिवॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जो अरिस्टोटल का जो रिवॉल्यूशन है और मार्क्स का जो रिवॉल्यूशन है, कार्ल मार्क्स का, वो दोनों डिफरेंट कैसे है, ठीक है। कभी कभी ये कंपैरिजन करने में आ जाता है। हमने देखा था प्लेटो में कि मार्क्स की कम्युनिज्म और प्लेटो की कम्युनिज्म में हमने कंपेयर किया था। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग रिवॉल्यूशन में अरिस्टोटल की रिवॉल्यूशन और मार्क्स की रिवॉल्यूशन की जो थ्योरी है वो उस दोनों में कंपेयर करके पढ़ेंगे, ताकि जो एग्ज़ाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसे लिख पाएँ, ठीक है। तो आप इस तरह से पूरे अपने पेज को डिवाइड कर सकते हैं, एक तरफ अरिस्टोटल और एक तरफ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एज ए हमें थिंकर भी पढ़ना है, याद रखिए। ये भी क्या है कि एक जर्मन फिलोसोफर हुए मॉडर्न एज में, और ये हमारे एंशिएंट के अरिस्टोटल हुए। अब दोनों का फिलोसफिकल बेस देखें तो फिलोसफिकल अगर बेस आप देखोगे तो एरिस्टोटल क्या है, आपको पिछले क्लास में पता होगा कि हमने क्या बताया था, एरिस्टोटल कंजर्वेटिव हैं। वो इस चीज़ को, जो भी चीज़ें चली आ रही हैं उसको मेंटेन करना चाहते हैं, वो रेडिकल चेंजेस नहीं चाहते हैं। तो इनका जो फिलोसफिकल बेस क्या है, कंजर्वेटिव टिज्म, और इनका फिलोसफिकल बेस क्या है, ये रेडिकल चेंजेस चाहते हैं, तो ये रेडिकल है, ठीक। दूसरा जो कंपैरिजन हम लोग करेंगे कि कॉजेज ऑफ रिवॉल्यूशन, ये कॉजेज ऑफ रिवॉल्यूशन किस चीज़ को मानते हैं, अभी हमने देखा डिससेटिस्फैक्शन को ये मानते हैं, और ये कॉजेज ऑफ रिवॉल्यूशन को किसका मानते हैं कि हैव्स एंड हैव्स नॉट के बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे कि ये हैव्स एंड हैव्स नॉट। तो यहाँ पर अरिस्टोटल के बारे में मैंने बताया था कि वो मेजर यहाँ पे कॉज नहीं है वेल्थ का क्रिएशन का होना, वेल्थ के गैप का होना, लेकिन ये मेजर चीज़ मानते हैं हैव्स एंड हैव्स नॉट। हैव्स का मतलब हुआ कि जिनके पास वेल्थ ज़्यादा है, हैव्स नॉट्स का मतलब हुआ कि जो कि वेल्थ नहीं है। ये जो हैं ये पुअर क्लास के लोग हैं, प्रोलेटेरिएट हैं। प्रोलेटेरिएट कहने का मतलब हुआ कि जो लेबर क्लास हैं, जो वेजेस जिनको मिलता है इंडस्ट्री में काम करने के लिए, और ये क्या हो गया, ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को एक्वायर करते हैं। यहाँ पर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का भी एक मैं कंसेप्ट आपको सिखा देता हूँ। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, और ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैव्स के पास क्या है, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। ये देखिए कि जो भी चीज़ें हो रही है सोसाइटी में, ये बोलते हैं कार्ल मार्क्स की वो सारी चीज़ें इकोनॉमी से गवर्न हो रही है।
उसका मेन जो बेस है वो क्या है, इकोनॉमिक है, इकोनॉमिक मॉडल पर वो काम कर रहा है। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, जिसके जरिए चीज़ों का उत्पादन हो रहा है, वो किसके कंट्रोल में है, हैव्स के, यानी कि एक तबका जो बुर्जुआजी क्लास ये बोलते हैं, जिसमें क्या है कि अमीर लोग हैं, उनके कंट्रोल में है, वो ही डिसाइड करेंगे कि क्या चीज़ प्रोडक्शन हो। जो लेबर जो है इंडस्ट्री में काम करता है, क्या वो डिसाइड करता है कि ये इस मशीन में कौन सा प्रोडक्ट निकलेगा, वो नहीं डिसाइड करता है। वो तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, उसको काम दिया गया है और वो काम करते रहता है। वो यहाँ तक कि डिज़ाइन की भी वो डिज़ाइन भी नहीं डिसाइड करता कि डिज़ाइन कैसा होगा, वेट कैसा होगा, उसका सेल कहाँ होगा, ये सब कुछ डिसाइड नहीं करता लेबर क्लास, जो हैव्स नॉट क्लास है, जो प्रोलेटेरिएट क्लास है। ये सारा किसके कंट्रोल में है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के, जबकि तादाद इनकी ज़्यादा है। इसलिए जो कार्ल मार्क्स अपने रिवॉल्यूशन में बोलते हैं कि तादाद इनकी ज़्यादा है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इनके हाथ में होना चाहिए। और जब रिवॉल्यूशन होगा तो जो इफेक्ट आएगा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैव्स के पास से निकलकर हैव्स नॉट्स के पास चला जाएगा। ठीक है, ये आप अभी समझें, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब कार्ल मार्क्स को अलग से हम लोग पढ़ेंगे एज ए थिंकर। ठीक, आपको होप कि समझ में आ गया होगा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हैव्स किसके बोला जा रहा है, जिनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक, नेक्स्ट ये बोलते हैं कि नेचर ऑफ रिवॉल्यूशन, नेचर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होना चाहिए, क्या होता है, किस तरह का रिवॉल्यूशन है। तो ये अगर कोई भी गवर्नमेंट में चेंज हो रहा है या रूलिंग क्लास में चेंज हो रहा है, ठीक है, एक पार्टी से दूसरे पार्टी भी आ रही है, तो उसको भी ये क्या मानते हैं, ये रिवॉल्यूशन मानते हैं। तो एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट और रूलिंग क्लास अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज द रिवॉल्यूशन। ठीक है, एनी चेंज इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एनी चेंज इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और रूलिंग क्लास, वो क्या मानेंगे, इसको रिवॉल्यूशन मानेंगे। जबकि मार्क्स किस चीज़ को रिवॉल्यूशन मानते हैं, ये कंप्लीट चेंज की बात करते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये गवर्नमेंट की चेंज की बात नहीं करेंगे जो रिवॉल्यूशन कहलाएगा, ये कंप्लीट चेंज। कंप्लीट चेंज कहने का मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ठीक, और क्या है, सोशल, ये पूरा चेंज जो है वो एज ए रिवॉल्यूशन ये मानते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, जल्दी से। नेक्स्ट है कि इम्पैक्ट क्या होगा रिवॉल्यूशन का, इम्पैक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन। तो ये इम्पैक्ट क्या मानते हैं, अभी हमने क्लास के स्टार्टिंग में ही देखा कि अरिस्टोटल इम्पैक्ट ऑफ रिवॉल्यूशन में मानते हैं कि इनस्टेबिलिटी को। हमने देखा था कि इनस्टेबिलिटी इज द आउटकम ऑफ रिवॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। तो इम्पैक्ट क्या होगा रिवॉल्यूशन का अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, इनस्टेबिलिटी। ठीक, जबकि ये क्या इम्पैक्ट मानेंगे, यानी रूल ऑफ, यहाँ पर इम्पैक्ट ये क्या मानते हैं कार्ल मार्क्स, रूल ऑफ प्रोलेटेरिएट आ जाएगा, रूल्स ऑफ हैव्स नॉट। और प्रोलेटेरिएट, प्रोलेटेरिएट अभी मैंने बताया था कि जो वेज अर्नर हैं, जो लेबरर्स हैं, उनको प्रोलेटेरिएट बोला गया है। ठीक है, तो अगर इम्पैक्ट क्या हो रहा है रिवॉल्यूशन का, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इनस्टेबिलिटी आती है, और कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग जब रिवॉल्यूशन होगा तो एक नया सोशल ऑर्डर आएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं और न्यू सोशल ऑर्डर, और न्यू सोशल ऑर्डर किसका होगा, जब प्रोलेटेरिएट का शासन हो जाएगा, और उसके बाद फिर कार्ल मार्क्स बोलेंगे उसके बाद कोई रिवॉल्यूशन नहीं हो जाएगा, जब कम्युनिज्म स्थापित हो जाएगा। अब यहाँ पर एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग आप देखिए कि क्या एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग डिजायरेबल है रिवॉल्यूशन, क्या रिवॉल्यूशन वो चाहते हैं, तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं। उनका मेन कंसर्न तो यही है इनस्टेबिलिटी, कि ग्रीक स्टेट में बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी हो गया था, और उसी के कारण ये क्या कर रहे हैं, काउजेज और उसके रिमेडीज बता रहे हैं। नहीं तो ये रिमेडीज क्यों बताते,
ठीक है, तो डिजायरेबल, इज इट डिजायरेबल, तो ये क्या करेंगे नो, और अकॉर्डिंग टू हिम यस, कि ये कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग रिवॉल्यूशन होना चाहिए। रिवॉल्यूशन के कारण ही क्या होगा, कम्युनिज्म की स्टैब्लिशमेंट होगी। आपको मैं जब कार्ल मार्क्स बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि किस तरह से कैपिटलिज्म के बाद सोशलिज्म की तरफ ही बढ़ने के लिए बोलते हैं। ये बोलते हैं कि जब कैपिटलिज्म है तो उसमें रिवॉल्यूशन होगा, एक ब्लडी रिवॉल्यूशन होगा, वायलेंट रिवॉल्यूशन होगा, और उसके बाद क्या होगा, सोशलिज्म आएगा, और सोशलिज्म के बाद क्या होगा कि कम्युनिज्म विल कम इन द पीसफुल वे, शांति प्रिय से फिर क्या होगा, कम्युनिज्म आएगा। और कम्युनिज्म का मतलब ये बताते हैं कि उसमें प्रोलेटेरिएट का शासन होगा, हैव्स नॉट का शासन होगा। ठीक है, तो ये कार्ल मार्क्स में हम फिर से देखेंगे कि इनका रिवॉल्यूशन क्या है। इनकी बहुत ज़्यादा थ्योरी है, बहुत सारी थ्योरीज है। और एक बात तो बोला जाता है कि जो कैपिटलिज्म को अगर आप सपने में भी, जो कैपिटलिस्ट क्लास है जिन्होंने, जो पढ़ते भी रहते हैं, उनको जाकर आप सपने में भी जगा के बोलोगे ना कि कार्ल मार्क्स, तो वो उस समय उठ खड़ा होगा। इतना ज़्यादा लोग डरते हैं कैपिटलिस्ट क्लास के। तो ये हमने देख लिया कि रिवॉल्यूशन का थ्योरी क्या था अरिस्टोटल का। उसके बाद फिर हमने आज क्या देखा कि अरिस्टोटल और जो कार्ल मार्क्स हैं दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं रिवॉल्यूशन की थ्योरीज को लेकर। ठीक है, तो ये हमारा एक कंप्लीट थ्योरी सारा ख़त्म हो चुका है अब अरिस्टोटल का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, क्रिटिसिज्म करेंगे अरिस्टोटल की थ्योरी, जो कि आज ही मैं करवा देता, लेकिन वीडियो क्या है लंबी हो जाएगी और एक डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएगा थ्योरीज और क्रिटिसिज्म में। तो क्रिटिसिज्म हम लोग फ्रेश माइंड से अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।